जी हाँ, आज बड़ा अजीम दिन सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए। और आप देखते हैं कि इस दिन की मुनासबत से किस तरह तमाम मकतब फ़िक्र के लोग, तमाम मसलक के लोग हुज़ूर अकरम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का जश्न विलादत मनाते हैं। और हम उसकी आपने सारा दिन देखा होगा, लम्हा व लम्हा रिपोर्ट दिखाई गई। पाकिस्तानी सियासत लेकिन आज भी आप देखते रहे कि यही आता रहा, अपने डगर पे चलती रही। तो आइए ज़रा चलते हैं हुकूमत को जो एक बहुत बड़ा धचका कल लगा। गुज़िश्ता रोज़ बड़ी कोशिश की तरी जाती रही हुकूमत की जानिब से कि वो मुजव्वदा आइनी तरमीम बिल पास करा लें, जो और हम सब के लिए एक मुहिम्मा बना हुआ है कि वो अवसल था क्या, मकासद क्या थे। मेरे साथ बड़े सीनियर सीजेंट लॉयर पहले, फिर सुप्रीम कोर्ट बार के भी सदर रहे, अटॉर्नी जनरल भी रहे, उसूली तौर पर भी छोड़ा। तो शुक्रिया मलिक साहब, एक तवील अरसे बाद आपसे मुकालमा हो रहा है। और मुझे याद है कि जब एक ज़माना था जब उरूज का, जब आपकी सुप्रीम तहरीक का, तो आप किससे जो मुकालमा होता था उसमें कभी कभी मुझे बड़ा मुश्किल होती थी कि, और आज मुझे खुशी है कि मैं आपसे देख रहा हूँ। तो इसको आप जो फॉलो कर रहे हैं, और माशाल्लाह मैंने कहा आप खुद एक पूरी तारीख पर नज़र है, एक बड़ा एक हंगामा क्रिएट किया गया। मुजव्वदा आइनी तरमीम बिल पहले ये समझा गया कि सिर्फ जजों के बारे में है, उनकी उम्र बढ़ाने के बारे में है, उनको तो, लेकिन फिर और वसी कर दिया गया। तो आपको क्या इससे, यानी आप हमें, बल्कि मैं आगाही हासिल करना चाहता हूँ कि हुकूमत ने इतने भोने अंदाज में कहा। कल मेरे साथ चौधरी एहतसाम साहब प्रोग्राम में थे, तो कह रहे ये कौन अफलातून है जो उन्हें मशवरा दे रहा था कि इस तरह का बिल लाया जाए। जी मलिक साहब, क्या आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी। जी। सबसे पहले तो बहुत मेहरबानी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपसे पहले भी कई दफ़ा मुकालमा हुआ है और आप मेरे फेवरेट एंकर्स में से हैं। देखें, ये बिल का मुसव्वदा तो मेरे पास सोशल मीडिया पे आया है, कल आया है, और मैं नहीं समझता कि इसको किसी भी तरीके से कोई रिफॉर्म पैकेज कहा जा सकता है। ये तो मेरे ख्याल से आइन की धज्जियां, जुडिशरी को तो बिल्कुल ही मफलूज करने के मुतारिफ है। और जो हमारी ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है, उसको ख़त्म करके अब सिर्फ दो इंस्टीट्यूशन रह जाएंगे, एक पार्लियामेंट और एक एग्जीक्यूटिव। मेरा तो ये तज्जिया है। लेकिन मलिक साहब, ये भी तो है ना कि इसमें जो ख़ास बात थी, हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, और वो भी आप तो खैर जानते ही हैं कि यहाँ कराची में लॉयर थे, फिर पीसीओ का आ गया था, तो उसके बाद बराह रास्त चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हुए, फिर भेज दिए गए। बड़े उसूली आदमी हैं, तो वो तवातुर से ये कहते रहे कि मैं किसी सूरत में एक्सटेंशन नहीं लूँगा। लेकिन जब ये आई तो फिर उनके एक तर्जुमान ने इस बात की तरदीद करके ये कहा कि इनफरादी नहीं, इज्तमाही तौर पर होना चाहिए। फिर पर हमें बताया गया कि इतने जजेस, यानी जो दूसरे मंसूर अली शाह साहब हैं, वो 2028 तक जाएंगे और 30 तक जाएंगे। तो यानी ऐसा लगा कि किसी हद तक हमारे जस्टिस कायल फायजीसन साहब ने भी थोड़ा सा एक कदम पीछे हटे हैं। और शायद और एक मीटिंग तो खैर हुई थी अटॉर्नी जनरल के साथ, लॉ मिनिस्टर के साथ। आप क्या समझते हैं? जितना मैं फायजीसा साहब को जानता हूँ, मैं तो समझता हूँ कि वो 24 अक्टूबर को जो है बाइज्जत तरीके पे जो है रिटायर हो जाएंगे। मैं नहीं समझता कि वो, अगर मजमूई तौर पे एक्सटेंशन भी होती है तो ईसा साहब देंगे। और एज का क्या आप समझते हैं कि ये क्यों? पहले आपको याद होगा, आप तो खैर अथॉरिटी है, मुझे तो कहना नहीं चाहिए, इससे आपको याद है कि 62 से उम्र थी जब गालिबन शाह साहब थे, बढ़ा के 65 साल की गई। अब कहते हैं 65 से 68 ईयर्स कर दी जाए। ये भी एक अहम था, और इसका भी मकसद ये था कि कुछ लोगों को इससे फेवर मिलेगा। देखिए बरेलवी साहब, हर चीज़ जो है, हर
अमेंडमेंट जो है अपने कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है। ये उस वक्त लिया जा रहा है, या तो ये होता कि आज यू नो से इसका ये लागू कब से होगा, ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। उसमें फिर बहुत सी कंट्रोवर्सीज अराइज करती हैं, तो मैं नहीं समझता। इन प्रिंसिपल अगर 65 से 68 हो जाए, अब अमेरिका के अंदर लाइफ टाइम है, लेकिन इस वक्त दिस इज इट रैक्स ऑफ यू नो पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जो नहीं होनी चाहिए। मलिक साहब, ये हमारे यहाँ जो चले लॉयर्स तो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं, वर्कर्स होते हैं, मुहिम चलाते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन आमतौर पर जब वो जजेस के ओहदों पर पहुँच जाते हैं तो उनका एक एतबार हो जाता है और हम जाता है। लेकिन ये आपने देखा होगा कि जो हमारे दोनों वज़रा हों या अपोजिशन हो, एक पूरा जुडिशरी को मजाक बना दिया गया है। यानी उनको अब ये तक तय होने लगा कि 5 की बेंच बनेगी और 13 की बेंच बनेगी, फुल कोर्ट, बाकायदा मुतालबा हो रहा है, नहीं हम तो फुल कोर्ट का फैसला तस्लीम करेंगे, नहीं हम 7 रुकनी बेंच नहीं मानते। इस हद तक मदाखलत, वो जो हम कहते हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, तो क्या इस हद तक बालादस्ती होगी कि वो ये तय करें कि 3 रुकनी, 7 रुकनी या फुल कोर्ट हो? आपने देखा। और ये भी जो तरामीम लाए जा रहे हैं, बिल्कुल राना सनाउल्लाह ने 2 टोक अल्फाज में कहा जो हम चाहे इसमें कर सकते हैं। तो हमने तो ये सुना था कि जो चीज़ें होती हैं, पहले जुडिशल काउंसिल भी कोई अपना वजूद रखती है, खुद चीफ जस्टिस बहुत वो होता है जो अपने मामलात को देखता है, ख़ास तौर पर जजों के हवाले से। मलिक साहब देखिए, मेरा अपना ईमान तो ये है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, लेकिन सुप्रीमेसी के लिमिट्स होते हैं। हमारा आइन इस बात पे शुरू होता है कि अल्लाह ताला के एक ये सीक्रेट ट्रस्ट है जो पार्लियामेंट के अंदर दिया गया है। ये पार्लियामेंट की पावर्स के ऊपर लिमिटेशंस हो सकती हैं। मतलब आपको मैं 3 मिसालें देता हूँ। क्या पार्लियामेंट ये कह सकती है कि हमने आइन को नफी कर दिया, खत्म कर दिया? नहीं, उसको जीरो नहीं कर सकती। अगर वो उसको जीरो नहीं कर सकती तो वो उसको कहाँ तक अमेंड कर सकती है? ये अब आलमी ज्यूरिस्प्रूडेंस है कि वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती। हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट का रावलपिंडी बार एसोसिएशन वाले केस के अंदर एसेंशियल फीचर्स का कॉन्सेप्ट है, हिंदुस्तान के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। तो पार्लियामेंट गो के सॉवरेन है, वो जुडिशियल पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती। हमारे आइन के अंदर, उसकी रूह के अंदर जो आपका मेरा हर शहरी का मुआहदा है, उसमें एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है। एक लेजिस्लेटिव पावर है, एक जुडिशियल पावर है। जुडिशियल पावर वो पार्लियामेंट के पास नहीं जा सकती। ये जो आईनी तरमीम है, इसमें तो ये है कि पार्लियामेंट अपने आप को जुडिशियल पावर भी एरोगेट कर रही है। तो इसलिए ये अमेंडमेंट जो है, मैं समझता हूँ, मुझे तो नामंजूर है, पूरी लीगल फ्रेटर्निटी को नामंजूर होगा। शुक्रिया मुनीर मलिक साहब। मैंने कहा कि मुनीर मलिक साहब ने कहा कि आइन इस बात की में ये वाज़े है कि आइन में ये वाज़े है कि लोग। शुक्रिया मलिक साहब, आपसे रहनुमाई हासिल हुई जो, और आपने बड़ी बुनियादी बात कही इस हवाले से। चलते हैं और इसी इशू पर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेलनी आपको खुशामदीद कहता है। कोई हफ्ते से ज़्यादा और फिर पिछले 48 घंटे तो ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत इमरजेंसी, और फिर पता नहीं अफवाहें, खबरें अफवाहों में तब्दील हो रही थी। रात गए तक इजलास फिर मुलतवी, और हुकूमत कोई तरमीमी बिल ला रही थी जो एक मुहिम्मा बन गया था। हमारे साथ सेनेटर हामिद खान साहब हैं, एक अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं। इनकी किताब को तो मैं
अपने लॉ के हवाले से बड़ा एक हर तालिब इल्म से कहता हूँ कि उसको ज़रूर पढ़ें। और एक अच्छी बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने खान साहब को, हमारे मोहतरम हामिद खान साहब को सेनेट में भी भेजा है कि ऐसे मोतबर कानूनदानों की बड़ी ज़रूरत है, और मेहरबानी फरमाते हैं। शुक्रिया खान साहब, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। पहले तो यही सवाल करूँगा कि वैसे एतराज़ ने लाइटर में कहा था कि मुझे उस अफलातून की तलाश है जिसने हुकूमत को मशवरा दिया कि ये तरमीम बिल लाए। यानी इसमें समहाउ ऐसा लगता है कि आपकी जुडिशरी का भी एक ऐसा पार्ट था, अगर वोकल नहीं खामोश, कि जो इसमें अपना किरदार गाइड भी कर रहा था, किरदार भी अदा कर रहा था। ऐसा है या मैं शायद ये सवाल गलत कर रहा हूँ? नहीं, मैं समझता हूँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक कुछ मखसूस जजेस ऐसे हैं जो कि मौजूदा डिस्पेंसेशन के साथ वो कोऑपरेट कर रहे हैं खुलेआम या खामोशी से, और उनके इंटरेस्ट भी हैं। ये तो बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ गई हैं। ये जो सो कॉल्ड आईनी पैकेज था, उसके जब कुछ सामने आए हैं शिके जो कल, उससे ये पता चल गया कि असल में इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के साथ कोई सौदेबाजियां की हुई थी कि हम 175A को ख़त्म करके जो सक्सेशन का तरीका है चीफ जस्टिस का, जो उसमें वाज़ेह तौर पे दिया है कि जब भी वैकेंसी होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसी को लगाया जाएगा। और ये एक बड़ी अच्छी एक रवायत शुरू हो गई थी। ये बुनियादी तौर पर 1998 में जब असद अली केस में उन्होंने 10 जजेस बेंच का फैसला था कि चाहे आइन में हो ना हो जिक्र, फिर भी सीनियर मोस्ट जज जो चीफ जस्टिस मुकर्रर होना चाहिए। इसको फिर 18वीं तरमीम में उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अब उसको अनडू करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले 5 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से 5 को जो लेके आना। इसका मतलब है कि पिक एंड चूज करना चाहते हैं, अपनी मर्जी का कोई तीसरे चौथे 5वें नंबर से उठा के उसको मुसल्लत करना चाहते हैं। ये बड़ी वाज़ेह कंस्पिरेसी बिल्कुल खुल के सामने आई है। ये पैकेज की जो कुछ है शिकें उनको सामने लाने के लिए, तो इसमें यकीनी तौर पे चंद एक ऐसे लोग हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कि अपने मफाद की खातिर जो है ये आईनी जो सक्सेशन है चीफ जस्टिस का, उसमें अपने मफाद को देख रहे हैं। जिस तरह 1994 में बहुत बड़ा हादसा हुआ था जब साख्त सीनियर मोस्ट जज थे, उनको इग्नोर करके चौथे नंबर से सजाद अली शाह को लाए थे, और फिर सारी कौम ने देखा कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट अंदर से डिवाइड हुई, किस तरह उसके नुकसानात हुए, क्या कुछ हुआ। तो ये एक दफ़ा फिर इस किस्म का कोई काम ये हुकूमत और इसके पीछे जो इस्टेब्लिशमेंट है जो कि अदलिया को इस वक्त कमज़ोर करना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करना चाहती है, वो खेल खेल रही है। इसीलिए तो इतनी सीक्रेसी थी कि भाई पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, उनको भी नहीं मिल रहा वो कौन सा आप आईनी पैकेज लेके आए हैं, और वो सारी चीज़ जानबूझ के सीक्रेसी में की जा रही थी ताकि ये हम पहले वोट पहले ले लें, बाद में बताएं कि भाई ये है पैकेज। क्योंकि जब पैकेज सामने आएगा तो सारी कौम को पता चल जाएगा किसके। खादर एक और पहलू से भी तो है कि हमारे इसमें बहुत ही कुछ अरसे पहले तक तो बड़े दो टोक अल्फाज में हमारे बहुत ही मोहतरम चीफ जस्टिस साहब कहते थे कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। सॉरी टू से बाज़ उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, नाम है, लेकिन कई बार ऐसा लगा कि वो जुडिशल एक्टिविज़म का भी शिकार हुए। जैसा कि आपको याद होगा कि जब सदर मुमलिकत से वो हल्फ ले रहे थे तो उन्होंने अपनी बेगम को कोर्ट के अंदर अपने सामने साथ खड़ा करा, जिसकी शायद कहीं रिवायत नहीं मिलती जहाँ तक मेरे इल्म में आया है। फिर अब जब ये वाला मामला आया क्या इसमें भी जब सीनियर मोस्ट कहा कि हम पिक कर सकते हैं। अच्छा हाँ, एक और बात भी हुई कि वो पार्लियामेंट में भी आपको याद होगा कि वो पहुँच गए थे और तकरीर उन्होंने की थी और सब जजों को बुलाया था, कोई नहीं गया था सिवाय उनके। तो सॉरी टू से कुछ हम लोग आप कुछ हमारे लोगों ने उनको बहुत लार्जर देन लाइफ का दर्जा दे दिया था और चले होंगे। अब इसमें आप भी नहीं समझते कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने अभी तक अब उनका इन 2 बारों के बारे में, एक तो एज यानी 65 से 68 साल कर दी जाए, फिर 5 सीनियर मोस्ट का ख़त्म कर रहे हैं,
फिर जी हाँ खान साहब। जी जी जी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये हमारी तारीख में एक बहुत ही बड़ी मायूस कुन सूरत हाल पैदा की है। इनके बारे में मैं खुद भी इनके लिए वकालत करता रहा हूँ। जब इनके खिलाफ रेफरेंस हुआ, मैं बार की तरफ से वकील बना था इस रेफरेंस के खिलाफ, और ये केस हमने 2 साल लड़ा है, ये सोचते हुए कि ये मौसूफ इंडिपेंडेंट जज हैं, अपराइट हैं, ये हुकूमतें डरती हैं उनसे, इसलिए रेफरेंस ला रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट डरती है। इस खातर हमने उसको इतना बड़ा कौम के सामने एक बहुत ही आला चीफ जस्टिस के तौर पर आने वाला पेश किया। लेकिन जब भी ये चीफ जस्टिस बने हैं, इनका किरदार इतना शर्मनाक हो गया है कि मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं किस शख्स के लिए, जो दर हकीकत बिल्कुल कमजोर शख्स साबित हुआ, जिसने उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, जिसको कहता था कि जी इन्होंने मेरे खिलाफ ये जाली रेफरेंस बना के मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश हो रही है। इस लिहाज से बहुत ही अफसोसनाक किरदार है। ये एक्सटेंशन का भी उम्मीदवार था, फिर कहता नहीं लूंगा, फिर उसने कहा कि सब लेंगे तो मैं भी लूंगा। फिर अब ये जो मसौदा सामने आया है, उससे जाहिर हो गया है कि एक्सटेंशन नहीं, एक दूसरी मतवाजी अदालत बनाने की कोशिश हो रही है, जिसका नाम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रखा जाएगा, जिसका मौसूफ को उठा के चीफ जस्टिस वहां लगाया जाएगा ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को निगेट कर सके। और ये अब साजिश सारी सामने आ गई है। उसमें कह दिया है कि उसमें रिटायरमेंट एज जो है वो 65 नहीं 68 होगी, और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज को हम वहां पर जज और चीफ जस्टिस लगा देंगे। तो ये बात सामने आने से बड़ी वाज़ेह हो गई है कि अंदर से इनकी मौसूफी क्या मिली भगत थी। ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि अगर यहाँ मुझे 3 साल और कंटिन्यू नहीं करना तो एक और मुतवाज़ी अदालत बना के मुझे उसके ऊपर बिठा दो, ताकि मैं हर फैसला इनकी मर्जी के मुताबिक करूं और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हर तरह से बेअसर कर दूं, जैसे कि इस वक्त वो खुद कर रहे हैं। इस वक्त जो बड़ा फैसला 12 जुलाई का आया, जिसमें मेजॉरिटी इनके खिलाफ गई है, ये माइनॉरिटी में रह गए। अब उन्होंने 2-2.5 महीने होने को आ रहे हैं, वो फैसले को पर अमल दरामद नहीं होने दे रहे, हर तरह से इधर उधर बातें कर रहे हैं। तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान की तारीख में इनका बतौर चीफ जस्टिस के बहुत ही शर्मनाक। मतलब आप ये जो जिक्र जिसका कर रहे हैं, इसकी बात सुनाई दी थी, लेकिन मैं एक तालिब इल्म हूँ इसलिए कहने की कुछ जिसारत नहीं की कि ये जो आइन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, मसलन हम तो जस्टिस मुनीर जैसे भी हों, बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट ही चली आ रही थी, गलत या सही फैसले हुए उसी को बालादस्त समझते थे, फांसी तक दे देते थे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, उसको भी हम लोग मानते थे, तालियां बजाते थे। खैर एक हल्का तो भुट्टो साहब की, और बाद में भी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का किरदार, हत्ता के बेचारे हमारे जैसे दोराब पटेल जैसे पाए के जज ने भी नज़रिए ज़रूरत को ज़रूरी करार दे दिया था। खैर बहुत सारी बातें तो मैं आपकी किताब से भी पढ़कर कुछ फ़ायदा उठाता हूँ, लेकिन ये वाला अगर ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट पर बालादस्त होगा? यही कोशिश है। आप देखिए ना, जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो उससे छीन कर ये उसको दी जा रही है। मकसद ये है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहरहाल एक अदारा है जिसको कौम ने पिछले 77 साल से तस्लीम किया हुआ है, चाहे उसके अच्छे फैसले हैं, गलत फैसले हैं, जो भी हैं, उसका बतौर अदारे के किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये एक नया अदारा बना रहे हैं, बाकी जो आईनी अदारे हैं यानी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल साइडलाइन करने के लिए। ये एक नई साजिश है जो कि इस्टेब्लिशमेंट में पली है, और उनके आगे जो सहूलतकार इस वक्त हुकूमत है जो फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी है, वो उनको आगे ले जा रही है, सोचे बगैर कि हम पाकिस्तान की अदलिया के साथ क्या कर रहे हैं। हम एक अदलिया को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर कौम कहाँ पर इंसाफ मांगने जाएगी अगर आपने आला अदलिया को ही, जो कि हकीकत में एक आईनी अदालतें हैं पाकिस्तान की आइन के तहत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही आईनी अदालतें हैं। यही मामला इंडिया में है। इंडिया में
कोई सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी कोई पैरेलल कोर्ट है? कोई ऐसी कोर्ट नहीं है। वो हाईएस्ट कोर्ट या एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही है। इसी तरह से बांग्लादेश में, इसी तरह से हर वो मुल्क जहां पर अदालती निज़ाम जो है, जिसको हम यूनिफाइड इंटीग्रेटेड निज़ाम कहते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कोई सेपरेट नहीं होती, बल्कि अदालती निज़ाम की जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है वही एपेक्स फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ही फेडरल कोर्ट है सारे पाकिस्तान की, वही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। इसलिए इस नाम की दूसरी अदालत बनाने का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये सिर्फ एक शरारत है आइन को बर्बाद करने की, अदालती निज़ाम को ख़त्म करने की और अपने मखसूस मकासद हासिल करने की, अपनी मर्जी के जरिए से अपनी मर्जी के वर्डिक्ट। अगर आखिर में खास साहब मैं आपसे ये मालूम करूं कि ये जो सब कुछ तैयारी, बड़ी भरपूर तैयारियां थी, सारा दिन तैयारियां रहीं, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं जो दौड़ भाग, मौलाना के वोट, एक वोट गिनती, यानी कुछ फिर पता चला कि जो 4 अरकान गालिबन पता नहीं कहाँ थे, लापता थे, गुमशुदा थे, किन के पास थे, क्या थे, वो एक अलग। यानी इसका मतलब ये कि अगर 2/3 मेजॉरिटी इनके पास हो तो फिर ये हक रखते हैं कि इस तरीके से ये फेडरल, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगी। क्योंकि आइन में ये भी तो है ना कि पार्लियामेंट से उसकी भी तो कुछ जिसे कहते हैं कि कुछ हुदूद मुतय्यन हैं, बिल्कुल खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। ऐसे जैसे आपका हमारा इलेक्शन कमीशन एक बिल्कुल आज़ाद हो गया है, वो कहते हैं हम तो किसी को जवाबदेही नहीं है, सदर मुमलिकत को भी जवाबदेही नहीं है, वो तो कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर साहब हमारे। तो आपके ख्याल में ये अगर इनको 2/3 मेजॉरिटी मिल गई तो ये ले आएंगे तब्दीली? ये नहीं ला सकते। मैं अर्ज करूं कि ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, और ये इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया। पाकिस्तान में भी 2015 में ये एक्सेप्ट हो गया था, जब 21वीं तरमीम वाला मामला आया था। 13-4 की मेजॉरिटी से उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के कोई बुनियादी स्ट्रक्चर या बुनियादी फीचर्स हैं जिनको आईनी तरमीम के जरिए भी नहीं बदला जा सकता। और उसमें उन्होंने कहा था कि एक तो पार्लिमानी निज़ाम है, दूसरा फेडरेशन का निज़ाम है, तीसरा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का निज़ाम है। ये 3 को उन्होंने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इंडिया में भी जो उन्होंने 70s में और उसके बाद मुख्तलिफ वक्तों में जजमेंट्स दी हैं, उन्होंने कहा बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं छेड़ सकते। उन्होंने कई सारी आईनी तमाम को स्ट्राइक डाउन किया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने, इसी बुनियाद पर कि वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ थी। कुछ चीज़ें जो तब्दील नहीं हो सकती वो ये चीज़ें हैं, उनमें से एक जो है वो अदलिया की आज़ादी है, उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हर जो अदारा है अपने अपने हदूद क़यूद में रहता है। पार्लियामेंट को भी अपने हदूद क़यूद में रहना है। वो जुडिशरी को अनडू नहीं कर सकते, जुडिशरी को ख़त्म नहीं कर सकते या उसको बेबस नहीं कर सकते। लिहाजा ये इस किस्म की जो अटेम्प्ट है, मेरे नज़दीक ये बुनियादी तौर पर आइन के तहत इसकी इजाज़त पार्लियामेंट को नहीं है। और आखिर में फिर मैं ये कहूँगा कि ये सब कुछ हो रहा है और वाकई हमारी जुडिशरी बहुत ही इंडिपेंडेंट है, तो इसको कम से कम अपनी साख, अपने मुस्तकबिल, बल्कि कौम और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कह देना चाहिए कि आप ये किस तरह की तब्दीलियाँ ला रहे हैं। हो सकता है इन्हें वक्ती तौर पर फ़ायदा पहुँच जाए, लेकिन फिर आगे चलकर कितने बड़े नुकसान होंगे। खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो मुल्क के लिए जहर कातिल है। यानी एक निज़ाम अच्छा बुरा, उसमें बुराइयां रही हैं, हमारे जजेस कमज़ोर रहे हैं, मुनीर भी रहा है, इरशाद हसन खान भी रहा है, अनवारुल हक भी रहा है, लेकिन वो अपनी जगह, लेकिन फिर उसको अंदर से ही बेहतर करने का तरीक़ाकार होता है। इसीलिए हम सक्सेशन कहते हैं कि ऑटोमेटिक होना चाहिए, किसी की मर्जी से नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें वो लग जाए ताकि वो किसी का एहसान मंद ना हो और इंडिपेंडेंटली अदारे को चलाए, और अदारे को खुद एक इंडिपेंडेंट अदारा होना चाहिए। तो इसलिए इसमें किसी किस्म की भी मदाखलत जो है उसको कमज़ोर करने के लिए किसी तौर पर भी कौमी जो है वेलफेयर के लिए नहीं हो सकती। शुक्रिया खान साहब। हामिद खान साहब हमारे साथ थे, अब तो सेनेटर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे। और खान साहब ने जो थोड़ा सा मैंने कहा एक तालिब इल्म हूँ इसलिए इतनी आगाही नहीं थी, लेकिन जो इसको तो मैं इंकशाफ, ब्रेकिंग न्यूज़ ही कहूँगा कि हुकूमत
हुकूमत जो मुजव्वज़ात आइनी तरमीम बिल ला रही थी उसके बहुत सारे नुकात तो एक लिहाज से लोगों को एक साइड लाइन दिखाने के थे। बुनियादी तौर पर वो समझते हैं कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो जो सुप्रीम कोर्ट पर भी हावी हो और उसका सरबरा रिटायर्ड जज हो, ताकि उसके ज़रिए फिर वो बड़े बड़े फ़ैसलों को अंडू कर सकें, इंडोर्स कर सकें, या फिर उसके ज़रिए अपने हुक्मरानी के लिए आज़ाद रास्ता करें और पार्लियामेंट का एक बैसाखी बना के रख दें। वैसे क्या कहूँ, अब एक ज़रा बड़ी अहम ख़बर है। एक अरसे बाद रूस के नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और आपको इल्म है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें उनके वज़ीर आज़म भी आएंगे। तो गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है और ब्रेकिंग न्यूज़ ही कहा जाएगा कि रूस के नायब वज़ीर आज़म कल पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। अक्टूबर में शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उस तनाजुर में देखें, लेकिन ख़ुद उनका जो इस वक्त रीजनल सूरत हाल है उस हवाले से भी उनका दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। हमारे मतीन हैदर साहब की बड़ी गहरी नज़र फ़ॉरेन रिलेशंस पे रहती है, उन्होंने ये ब्रेक खबर की थी। शुक्रिया मतीन हैदर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मैं जैसे मैंने कहा कि रूस के नायब वज़ीर आज़म की हालिया दिनों में तो मिलती है कि ये पहला दौरा है किसी बड़ी शख्सियत का, क्योंकि एक थोड़े से हमारे स्ट्रेन रिलेशन रहे हैं, ख़ास तौर पर यूक्रेन के हवाले से, और जो हमारे यहाँ अमेरिकन्स की इतनी आपको इल्म है कि रही है अमल दखल के ईरानी गैस पाइपलाइन जो तकरीबन मुकम्मल होने के करीब थी, यानी पाकिस्तान की साइड से, वो उस पर भी उन्होंने कदगन लगा दिया। और देखें इस पर क्या मतलब। शुक्रिया मतीन। अगर आप तो मैंने कहा बड़ा फॉलो करते हैं, हालिया तारीख़ में ग़ालिबन एक तवील अरसे बाद कोई इतनी हाई प्रोफाइल यानी वाइस वज़ीर आज़म का आना बड़ी अहमियत का हामिल है। इसको महज एक दौरा तो नहीं कहा जा सकता, एक तो शंघाई कॉन्फ्रेंस, लेकिन आप समझते हैं कि इसमें कुछ रीजनल इशूज़ भी हैं जो इस वक्त बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है जिसको हम फेस कर रहे हैं। हमारी इस्लामाबाद और पिंडी बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, ख़ासतौर ईरान अफ़गान बॉर्डर पे। मतीन हैदर जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज 6 बरस कबल रूसी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया था, और अगर हम नायब वज़ीर आज़म की सतह पे देखें तो ये कई दिहाइयों के बाद किसी आला तरीन रूसी ओहदेदार से, यानी नायब वज़ीर आज़म का दौरा। और आपने सही कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के लिए रूसी वज़ीर आज़म अगले माह आएंगे। अब आप कल जो ये दौरा होने जा रहा है, इसमें आप वेली साहब आपके प्रोग्राम में बहुत बड़ी ब्रेकिंग दे देंगे। पाकिस्तान रूस से सस्ता तेल और LNG की खरीदारी के लिए तैयार है, और जो रूसी नायब वज़ीर आज़म अलेक्जे ओवरचेक की सरबराही में जो वक्त पाकिस्तान आ रहा है, इसमें पाकिस्तान रूस पॉलिटिकल रिलेशन, इकोनॉमिक, ट्रेड, सिक्योरिटी समेत खास तौर पर तिजारत और एनर्जी के शोबों में ताबन से मुतल्लिक तबादला क्या होगा, इलाकाई सूरत में तबादला क्या होगा, पाकिस्तान और रूस के दरमियान दुतरफा तिजारत के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे। दोनों मालिक के दरमियान ज़राअत, तवानाई और सनती शोबों में माहिदों का इम्कान है। तो ये आपने जो पूछा कि गैर मामूली दौरा है, इसमें बहुत सारे माहिदों और मुफाहमत की यादाश्त। लेकिन मतीन हैदर, आपको इल्म है कि मतीन आप तो मेरे मुझसे ज़्यादा आगाह हैं कि जो आपको इल्म होगा कि जिस वक्त इमरान खान बाईपास करके हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म सोवियत यूनियन पहुँच गए थे जब यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आपको ये भी इल्म है कि ईरान ने जो गैस लाइन है वो भी हमारे अमेरिकन्स के सबब वो रुक गई है। यानी बहुत सारे मामला, तो सॉरी टू से वो वाली सुपर पावर तो नहीं रही, लेकिन इंटरनली बहुत एक हिस्ट्री है बैकग्राउंड में कि रूस या चाइना या ये जब आएँ और मुआहदे करें तो इसको अच्छी नज़र से तो वाशिंगटन नहीं देखता ना। बिल्कुल सही कहा बेली साहब। खासतौर पे मगरबी ममालिक और खासतौर पे यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमेरिका इस दौरे के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं। और लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि जहाँ तक रूस से
एनर्जी के शोबे का तावन है, यानी पाकिस्तान वहां से LNG और अगर सस्ता पेट्रोल लेगा तो इस हवाले से पाकिस्तान ने अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया को, खासतौर से अमेरिका को, क्योंकि पाकिस्तान की अमेरिका के साथ भी गहरे रवाबत है, अमेरिका को ये बात बावर करा दी गई है कि पाकिस्तान को एनर्जी की। लेकिन मतीन हैदर, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मतीन हैदर आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि जो हमारे इकोनॉमिक रिलेशन होते हैं वो रिलेटेड जुड़े हुए होते हैं पॉलिटिकल चीज़ों से, यानी जो यूक्रेन का मामला भी आपके सामने है कि वो जो उस पर जो हमारे ताल्लुकात है, तो इसलिए वो तो आ रहे हैं यकीनन, और है भी ज़रूरत हमारी एनर्जी की, और हम ले भी चुके हैं पहले उनसे तेल, लेकिन इसके सियासी अवामिल भी होते हैं, ख़ास तौर पर जो गैर ममालिक से जो हमारे रिलेशन होते हैं। मतीन जी बिल्कुल बरेलवी साहब, और एक इसकी दौरे की एक और अहमियत ये है कि इस दौरे से महज 2 रोज कबल नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी इस्लामाबाद में रहे। 2 रोज़ा अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा का भी दौरा था, उसके साथ ही पाकिस्तान ने इंतहाई अहम मुज़ाकरात किए। जो नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के 2 रोज़ा दौरा है पाकिस्तान के बाद, रूसी नायब वज़ीर आज़म का आना इंतहाई अहम है। बिल्कुल आपने ये सही कहा कि इकोनॉमिक ट्रेड, हमारे जो रिलेशन हैं वो पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ, वो सिक्योरिटी सिचुएशन के साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये तमाम तर चीजें अपनी पाकिस्तान ने अब ये तय कर लिया है कि अपने चीन और रूस के साथ जो ताल्लुकात है इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। मतीन हैदर साहब, एक बड़ा इशू है और मैं ज़्यादा तफसील से करना चाहता था, लेकिन कैमरे के पीछे से मुझे कहा जा रहा है कि आपके पास इतना ही वक्त है कि आप शुक्रिया अदा करते हुए GTV से इजाज़त लें।